Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने बेसिक केमिस्ट्री का अध्ययन किया था। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु के अंतर्गत ऑर्बिटल्स, उपकोष और कोष, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब बारे में हम जानकारी करेंगे आज कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा उसके किसी भी परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, उसको बड़े ही आसान तरीके से हम अध्ययन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमारे पुराने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंकों के माध्यम से देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर प्रेस करके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा साधना केमिस्ट्री कोचिंग की पर्सनल ऐप आप डिस्क्रिप्शन से उसमें लिंक मिल जाएगा, उससे आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और उसमें संचालित जो कोर्स हैं उनका लाभ उठाएं, जिससे उसमें आपको टेस्ट, पीडीएफ और बहुत सारा वीडियो कंटेंट मिलेगा, जिसमें आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई अवश्य करें, ऐप को इंस्टॉल करें। अगर आपको बाद में पसंद ना आए तो आप बाद में भाई अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार उसको आप ज़रूर आजमाएं, देखें कि उसके अंदर आपको कितना बेनिफिट मिलते हैं। तो अब हम समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो भाई परमाणु संरचना, तो सबसे पहली बात तो आती है कि जो परमाणु होता है, परमाणु यानी कि एटम, एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ये तीन पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। इसके अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं ज्ञात हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तो जो पदार्थ हमारे पाए जाते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब लोग जानते हैं भाई, ये छोटी चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन। इसके अलावा परमाणु में कुछ अपरमाणु कण, अनावश्यक कण भी होते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन, पाइमेशन, जिनका हम अध्ययन नहीं करते हैं। मौलिक कणों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, उदासीन, इस पर ना तो धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है। अब ये जो ऋणावेशित कण होता है तो इस पर आवेश होता है भाई। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स पाया जाता है। इसी प्रकार प्रोटॉन पर भी आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर जो
आवेश पाया जाता है वो बराबर पाया जाता है, केवल चिन्ह का भर अंतर होता है। इतने कूलम धनावेश पाया जाता है प्रोटॉन पर और उतनी ही मात्रा में ऋणावेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर। अब चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन है भाई, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, 1.675 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। देखिए भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान डिफरेंट है, भिन्न है, मतलब कम है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है। अब हम परमाणु की संरचना, मेन पॉइंट पर आते हैं, संरचना पर। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो परमाणु के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परमाणु में हम जानते हैं कि बीचों बीच धनावेशित नाभिक होता है, सघन दृढ़ भाग होता है बीचों बीच, जिसे आप धनावेशित नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र होता है, 3 डायमेंशनल एरिया। उस त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। उस त्रिविमीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, अभी हम उसको आपको बताएंगे। इसके अलावा बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं होती हैं, कोष होते हैं, कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर। तो बोर ने बताया था कि जो है परमाणु नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, और वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां पर उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। वृत्ताकार ऐसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण किए ही चक्कर लगाता है, ना तो चक्कर लगाते समय वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ना ही अवशोषित करता है, चक्कर लगाता है वृत्ताकार मार्ग में। इसी में करेक्शन किया था सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड के अनुसार कुछ वृत्तीय कक्षाएं भी होती हैं, कुछ दीर्घ वृत्तीय कक्षाएं भी होती हैं। सोमरफेल्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, तो कभी वह नाभिक के पास आता है, कभी दूर जाता है, यानी वृत्तीय कक्षा के अलावा वह दीर्घ वृत्तीय कक्षा में भी चक्कर लगा सकता है। इस तरह से कक्षाएं भी होती हैं, त्रिविमीय क्षेत्र होता है, और बीचों बीच क्या होता है, धनावेशित नाभिक होता है। अब ये धनावेशित नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर चूंकि धनावेश होता है इसलिए नाभिक पर धनावेश है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक की रचना होती है, इसलिए इन कणों को हम नाभिकीय कण कहते हैं। नाभिकीय कण कहते हैं, या इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस की रचना करते हैं, तो इनको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन यानी नाभिकीय कण कहा जाता है। तो परमाणु पदार्थ का छोटा कण होता है। परमाणु के बीचों बीच धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यह धनावेशित नाभिक अत्यंत सूक्ष्म आयतन में होता है, दृढ़ होता है। यहाँ पर परमाणु का लगभग समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित होता है। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र होता है, उस त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर जो त्रिविमीय क्षेत्र है, उस त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
तो देखिए उस त्रिविमीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस त्रिविमीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस त्रिविमीय क्षेत्र को ऑर्बिटल यानी कि कक्षक कहते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है उसको आप ऑर्बिटल कहते हैं। तो परमाणु के बीचों बीच धनावेशित नाभिक, नाभिक के चारों ओर ये त्रिविमीय क्षेत्र, और इसी त्रिविमीय क्षेत्र में नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मेघ पाया जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र को आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी हिंदी में आप इसे परमाणु कक्षक कहते हैं, परमाणु कक्षक कहते हैं भाई। तो नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र होता है, और वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, या ये कह दो इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक हो, उस क्षेत्र को हम एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक कहते हैं। आकृति की दृष्टि से परमाणु कक्षक आपके 4 प्रकार के होते हैं, SPDF। S ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, P ऑर्बिटल की आकृति एक डंबल जैसी होती है, और D ऑर्बिटल की आकृति 2 डंबल जैसी होती है। F ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है, लीफ स्ट्रक्चर यानी पत्ती जैसी संरचना मानी जाती है, जटिल होती है, हम बनाते नहीं हैं। तो इस तरह से आपके आकृति की दृष्टि से 4 प्रकार के आपके ऑर्बिटल होते हैं। ये ऑर्बिटल निश्चित ऊर्जा के होते हैं, और यही निश्चित ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर एक उप ऊर्जा स्तर सब एनर्जी लेवल बनाते हैं, और बहुत सारे सब एनर्जी लेवल मिलकर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर बनाता है। तो देखिए भाई, ये जो त्रिविमीय क्षेत्र है जिन्हें आपने परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल कहा है, परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल, ये परमाणु कक्षक या ऑर्बिटल, इसी को आप कक्षक कहते हैं। ये कक्षक उप ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं, उप ऊर्जा स्तर सब एनर्जी लेवल, जिनको आप उपकोष कहते हैं, उपकोष, और ये उपकोष मिलकर मुख्य ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं, जिन्हें आप कोष कहते हैं। कोष को आप अंग्रेजी के अक्षर KLMN आदि से प्रदर्शित करते हैं। उपकोष को आप SPDF आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और ऑर्बिटल को भी आप SPDF ऑर्बिटल्स कहते हैं आकृति के आधार पर। अब ऑर्बिटल त्रिविमीय क्षेत्र है, और इसी तरह के त्रिविमीय क्षेत्र मिलकर उपकोष बनाते हैं, और उपकोष मिलकर कोष बनाती है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है तो वह किसी न किसी उपकोष में होता है, वह किसी न किसी कोष में होता है। हम आपको एक व्यवहारिक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। सपोज डेट कि आप इस राठ में हैं, राठ जो कि आपका छोटा सा कस्बा है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और बाहर से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, तो सबसे पहले वह इस राठ के बस स्टेशन पर पहुंचेगा, सबसे पहले यानी कि राठ में पहुंचेगा, क्योंकि आपसे मिलना है। तो जो बाहर से व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, सबसे पहले वह राठ के बस स्टैंड पर पहुंचेगा, राठ आ जाएगा, यानी कि वह कोष में आ चुका है। इसके बाद वो आपकी जानकारी करेगा कि आप इस राठ में किस मोहल्ले में हैं, तो उससे बाद वो आपको उस मोहल्ले में मिलने के लिए आ जाएगा।
फिर उस मोहल्ले में आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, कौन से कमरे में हैं आप उस समय, फिर उसको उस कमरे में आना पड़ेगा। तो जो आपका रूम है, कमरा है, वो एक क्षेत्र है, आपके पाए जाने की संभावना उस कमरे में है, तो कमरा है आपका ऑर्बिटल हुआ। अब उसी तरह के जो कमरे का जो क्षेत्र है, उसी तरह के क्षेत्र से पूरा मोहल्ला बना है और उसी तरह के क्षेत्र से पूरी राठ बनी है। इसलिए आपकी जो छोटी इकाई है यहाँ पर जो मतलब वो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मिलकर उपकोष बनाते हैं और उपकोष मिलकर कोष बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि नाभिक के बाहर जो क्षेत्र होता है वो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल से ही उप ऊर्जा स्तर बनते हैं, उप ऊर्जा स्तर से ही आपके और ऑर्बिटल से मुख्य ऊर्जा स्तर बनते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है तो उसका मतलब वह किसी न किसी उपकोष में है, वह किसी न किसी कोष में भी है। समझ में आई बात? तो इसे व्यवहारिक तरीके से आप जान सकते हैं। तो अब जब आप इतना जान गए हैं तो आप कैसे जानेंगे कि भैया उपकोष किस तरह के ऑर्बिटल हैं और आपके कोष किस तरह के ऑर्बिटल से बने होते हैं, इस बात को आप जान लेते हैं। हालांकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, उसकी ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, जो संख्याएं व्यक्त की जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम संख्याएं हम अगले लेक्चर में जानेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इनकी परिभाषा के लिए क्वांटम संख्या का जो है थोड़ा सा यूज करना है। नाम, केवल नाम, अभी केवल आप क्वांटम संख्या का नाम ध्यान देंगे, केवल नाम का हम प्रयोग करेंगे क्वांटम संख्या के। बाकी आप अगली क्लास में क्वांटम संख्याओं को विस्तार से पढ़ेंगे और निकाल भी पाएंगे। चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो क्वांटम संख्याओं का, आपसे गलत नहीं हो सकता है, बशर्ते आप क्रमबद्ध पढ़ भर लें उसे। देखिए ऑर्बिटल से हमने अभी आपको बताया कि भैया उपकोष बनते हैं और ऑर्बिटल और उपकोष से आपके कोष बनते हैं, यानी कक्षा बनती है। अब जो आपके ऑर्बिटल होते हैं वो इस तरह के ऑर्बिटल मिलकर उपकोष बनाते हैं जिनकी मुख्य क्वांटम संख्याएं एक जैसी और दिगंशी क्वांटम संख्या एक जैसी हो। मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l। दिगंशी क्वांटम संख्या, ये भी आगे अगले लेक्चर में आप क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। दिगंशी क्वांटम संख्या, और ये n है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो समान मुख्य क्वांटम संख्या और समान दिगंशी क्वांटम संख्या के ऑर्बिटल मिलकर उपकोष की रचना करते हैं। तो समान मुख्य क्वांटम संख्या और समान दिगंशी क्वांटम संख्या के ऑर्बिटलों का समूह, ग्रुप, उपकोष कहलाता है। सपोज डेट कि आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल मिलकर उपकोष की रचना कर रहे हैं। तो उन तीनों ऑर्बिटलों की मुख्य क्वांटम संख्याएं समान होंगी, मतलब तीनों ऑर्बिटल एक ही कक्षा से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो वाकई में कोष से जो है बिलोंग करती है, और जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है वो आपकी उपकोष से बिलोंग करती है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं पी उपकोष की, कि सपोज डेट हमारे पास पी उपकोष है और पी उपकोष में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, pz, py। 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, pz और py।
अब ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं ये एक ही कोश के होते हैं, यानी इनकी जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं तीनों की वो आपस में समान होती हैं, एक ही कोश से बिलोंग करते हैं। और ये तीनों ऑर्बिटलों की जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वो भी समान होती है। मतलब ये तीनों ऑर्बिटल एक ही उपकोश से बिलोंग करते हैं, एक ही उपकोश से बिलोंग कर रहे हैं, केवल पी से, पी उपकोश से बिलोंग कर रहे हैं भाई। तो देखिए ऐसे ऑर्बिटलों का समूह जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्याएं समान होती हैं उपकोश कहलाता है। इसी तरह ऐसे ऑर्बिटलों का समूह जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या समान हो, तो समान मुख्य क्वांटम संख्या के ऑर्बिटल मिलकर कोश की रचना करते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर की रचना करते हैं। और समान मुख्य क्वांटम संख्या और समान दिगंशी क्वांटम संख्या के ऑर्बिटल मिलकर उपकोश की रचना करते हैं और ऊर्जा स्तर की रचना करते हैं। तो इस तरह से आपने बात जानी। अब देखिए हम जाने उपकोश। उपकोश तो हमने अब उपकोश से जाना कि उपकोश ऑर्बिटल से बने होते हैं। उपकोश, इसके बाद ऑर्बिटलों की संख्या, ऑर्बिटलों की संख्या, इसके बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बाद सिंबल यानी उसका प्रतीक, कैसे आप उसे प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से उपकोश आपके कहलाते हैं सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों की संख्या, ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स और सिंबल यानी के प्रतीक, सिंबल यानी प्रतीक। तो भैया 4 उपकोश बताए हमने आपको, एस, पी, डी और एफ। इनमें जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो 1, 3, 5, 7 ऐसे विषम क्रम में होती है, 1, 3, 5, 7। आप ऑर्बिटल को एक बॉक्स से या फिर आप एक गोले से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, स्पिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि स्पिन यानी चक्रण और चक्कर में क्या अंतर है, उसको अभी बताएंगे। तो देखिए अभी केवल ये जानना है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनके स्पिन, उनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आप एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से या फिर एक गोले से प्रदर्शित कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से अर्ध तीर से या फिर पूर्ण तीर से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप एक ऑर्बिटल में भर सकते हैं जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, स्पिन विपरीत होते हैं। तो अब इसमें एक ऑर्बिटल है तो भाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें आपके 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, 3, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें 7 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन उपकोशों के ऊपर दर्शा दिए जाते हैं तो वो सिंबल बन जाता है आपका S2, P6, D10 और F14। F14 नहीं पढ़ते हैं, F14 ही पढ़ते हैं। S2, P6, D10, F14, इस तरह से आपने जाना उपकोश, ऑर्बिटल्स और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स और कैसे उनको प्रदर्शित करना है। हाँ, तो अब यहाँ पर बात चक्रण की आई थी तो हम चक्रण और चक्कर में अंतर समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि नाभिक होता है भाई, नाभिक के बाहर ये कक्षा मान लीजिए, इस कक्षा में ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए इस तरह का, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर मान लिया। ये कुछ अलग ढंग का इलेक्ट्रॉन बनाया हमने। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो परिधि है, परिधि के परतः गति करते हैं
यानी कि परिधि पर गति करते हैं, तो ये कहलाता है चक्कर लगाना। कक्षा में गति करना मतलब चक्कर लगाना। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो लट्टू के समान होता है। लट्टू आपने देखा होगा, जिसे आप इस तरह से घुमा सकते हैं या फिर इस तरह से घुमा सकते हैं। तो जो ये हमने उसी तरह का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाया है भाई, लट्टू जैसा ही इलेक्ट्रॉन बनाया है। इस तरह से आपने, इस तरह का लट्टू होता है, ऐसे नोक होती है। आप इस लट्टू को घुमा सकते हैं तो ये अपने स्थान पर, जहाँ पर ये इसकी धुरी है, स्थित है ये जहाँ पर, उस पर ये घूमेगा। तो आप इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा। इसको आप स्पिन कहते हैं, इस चीज़ को आप स्पिन कहते हैं। स्पिन करना, स्पिन, ये तो इस तरह से करेगा स्पिन, तो ये आपका स्पिन कहलाता है। स्पिन यानी कि आप इसको कहते हैं चक्रण। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर लॉकेटेड होता है, स्थित होता है, वहाँ पर वो स्पिन करता है। या तो वो दक्षिणावर्त स्पिन करते हैं या वामावर्त स्पिन करते हैं, लेकिन स्पिन करते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, स्पिन करते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो गति करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, वो चक्कर कहलाती है, चक्कर लगाना कहलाती है। और अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन होता है वो स्पिन होता है, जो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपने नाभिक के बाहर ऑर्बिटल्स जाने और उपकोष जाने, कोष जाने, जिन्हें आप ऑर्बिटल निश्चित ऊर्जा के होते हैं और वो उप ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं, फिर मुख्य ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए, अब हम बात करें कि भाई नाभिक के बाहर ऑर्बिटल्स, उपकोष या कोष के अलावा भी कोई क्षेत्र होता है क्या? जी हाँ, तो वहाँ पर भी आपका क्षेत्र होता है। ऑर्बिटल्स के बाहर एक प्रकार का और क्षेत्र होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई संभावना नहीं होती है, जहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, ऐसा क्षेत्र नोड कहलाता है बेटा जी। ऐसे क्षेत्र को आप नोड कहते हैं। तो देखिए, बीचों बीच नाभिक, अब नाभिक के चारों ओर अभी हमने आपको त्रिविमीय क्षेत्र बताया था कि ये एक्स, वाई, जेड तीनों अक्षों से निर्मित ये 3 डायमेंशनल एरिया होता है। अब मान लीजिए इस तरह से हमने बनाया, अब मान लीजिए कि नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक है। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये डॉटेड बिंदु बना रहे हैं, या मतलब ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की यहाँ पर क्या है भाई, संभावना है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। ये आपका मतलब इलेक्ट्रॉन पाया गया है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन मेघ हुआ, इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ हुआ। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन मेघ जहाँ पर है, इस क्षेत्र को आप ऑर्बिटल कह सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कुछ भाग यहाँ छूट गया है, जिससे आप नोड कहते हैं, नोड कहते हैं। जो भाग छूट गया है उसे आप नोड कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है भाई, 0 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, उस क्षेत्र को आप नोड कहते हैं। अब ये जो नोड है ये गोलाकार है, वलय के आकार का है, इसलिए जो हमारे नोड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेडियल नोड, रेडियल नोड, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके फॉर्मूले हम आपको बताएंगे। और दूसरा एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड भाई, रेडियल नोड को आप कहते हैं त्रिज्य नोड, त्रिज्य नोड कहते हैं।
और एंगुलर नोड को आप कहते हैं कोणीय नोड, कोणीय नोड कहते हैं। अब जो कोणीय नोड होता है उसको आप नोडीय तल भी कहते हैं, नोडीय तल है। ये देखिए कई एग्जामों में, वनडे एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन आया है, नोडीय तलों की संख्या पूछ ली जाती है, जिसे आप इंग्लिश में नोडल प्लेन कहते हैं, नोडल प्लेन। नोडीय तल यानी कि नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं। तो नोडीय तलों की संख्या या कोणीय नोड की संख्या आपसे पूछ ली जाती है, तो कैसे निकालते हैं वो हम आपको क्वांटम नंबर के बाद बताएंगे। क्वांटम नंबर की हेल्प से आप इनको निकाल पाते हैं। अभी केवल हमें क्षेत्र जानना था कि नाभिक के बाहर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स उपकोष कोष की रचना करते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसा भी होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो उसको नोड कहते हैं। तो इस तरह का गोलाकार क्षेत्र है तो वो त्रिज्य नोड होता है। और अगर प्लेन है, प्लेन कैसे गुजरता है, मान लीजिए ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये बीच में नाभिक होता है, ये लोब्स हैं, लोब पाली जिसे कहते हैं आप हिंदी में, ये लोब है, पाली है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की यहाँ पर संभावना है। इसके बाद यहाँ बीचों बीच आपके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो यहाँ से एक जो है प्लेन गुजरता है, प्लेन जिसमें मतलब समतल जैसा क्षेत्र जहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस प्लेन को नोडल प्लेन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हो भाई, नोडल प्लेन कहते हैं, कोणीय नोड या नोडीय तल कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम क्वांटम नंबर से इनको कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब इस बात को स्पष्ट हो जाएगी, ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो भाई अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको जो आगे बढ़ना है तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे वीडियो का एंजॉय करते रहें, बराबर निरंतर वीडियो को देखते रहें। परीक्षाओं के समय में भी आप इनको देख सकते हैं, और इनमें अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसका सॉल्यूशन लेकर ज़रूर आएंगे। आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी समय समय पर, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपने ऑर्बिटल्स के बारे में जाना, उपकोष के बारे में जाना, कोष के बारे में जाना। अब ऑर्बिटल्स, उपकोष और कोष को आपने जान लिया है। अब हम बात करते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपने उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भी जाने हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाते हैं, इस पर बात करें तो देखिए, कोषों में इलेक्ट्रॉन बोर-बरी के नियमों से भरे जाते हैं। कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर-बरी के नियम से होता है। कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, और इससे जो विन्यास बनता है उसको आप विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं आप इसे बेटा जी। तो कोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है बोर-बरी नियम के अनुसार होता है। तो बोर-बरी नियम के अनुसार किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² होती है, जहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है n, मुख्य क्वांटम संख्या जो कि कोषों की संख्या कहलाती है। मुख्य क्वांटम संख्या कोषों की संख्या कहलाती है, कक्षाओं की संख्या कहलाती है। तो अगर आप पहली कोष की बात करें तो पहली कोष यानी कि के कोष की बात करें आप, पहली के कक्षा होती है आपकी के कोष, तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 का स्क्वायर, वो इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। पहली कक्षा मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एल कोष की बात करें, एल कोष, तो इसके लिए एन का मान आपका 2 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 2 की पावर 2
8 आप भर सकते हैं। m कोष की बात करें तो यहाँ पर n का मान 3 होता है, मुख्य क्वांटम संख्या कोष की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर सकते हैं। n कोष की बात करें, चौथी कोष n कोष जिसे आप कहते हैं, तो यहाँ n का मान 4 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन 2 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आपके जितने भी अभी तक तत्व हैं उनमें यहीं तक का प्रमाण है कि एक कक्षा में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बाकी इससे अधिक ऑर्बिटल्स की केवल परिकल्पनाएं हैं। 4 प्रकार के आपके ऑर्बिटल्स हैं, s p d f। इसके आगे के ऑर्बिटल्स परिकल्पनिक हैं, सिर्फ परिकल्पनाएं की गई हैं। प्रमाण यहीं तक है भाई, जितने आपके तत्वों में प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से आप सबसे पहले विन्यास को इस तरह से 2 8 18 32 इस क्रम में बनाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि ये क्रम हमेशा लागू रहे। इसके लिए हमें कई बार जो है हो सकता है कि ये क्रम पूरा ना हो पा रहा हो, फेल हो जाए। तो जब ये क्रम फेल हो जाता है तब आप देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 या 20 तो नहीं है। अगर 10 या 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास या उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे अगली वाली कक्षा में भर देते हैं, बाकी उससे पीछे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सपोज डेट एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैग्नीज का जो क्रमांक होता है वो 25 होता है। जब इसका परमाणु क्रमांक भैया 25 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 25 होती है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है या वो प्रोटॉन की संख्या के और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है उदासीन परमाणु के लिए। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, लेकिन अगर उदासीन परमाणु है तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या जिसे लगभग परमाणु भार के आप लगभग बराबर मानते हैं, वो द्रव्यमान संख्या होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 25 होंगे, आप इसका विन्यास बनाएंगे तो भाई 2,8 लिख देंगे। 10 हो जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा भरने के लिए आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अब 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे नहीं हैं क्योंकि आपने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो कि आपके 10 और 20 के बीच के दायरे में आते हैं। इसलिए आप अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जब आप अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो आप बीच की कक्षा में 13 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इस प्रकार से इस टिप्स के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि दोनों नियम फेल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आप 8 भरते हो या 18 भरते हो तो उनको आप 2 बार लिख दिया करते हैं, डबल कर देते हैं तो बैलेंस आ जाता है। अगर कोई भी कोष आप भर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है या 8 से कम है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उनको ज्यों का त्यों भर दिया जाता है। सपोज डेट क्लोरीन है, 17 क्रमांक होता है, 2 8 7 बचे, 7 आप ज्यों के त्यों भर देंगे। इसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन है, क्रमांक 7 होता है, विन्यास 2, 5 बचे, 5 आप ज्यों के त्यों भर देंगे। अगर किसी कोष को भरते समय इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 आ जाए तो उसको आप 8,1 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं 9 आ जाए। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम 19 होता है तो आप 2,8 भरेंगे तो 10 हो जाएंगे, 9 बचेंगे। अब 9 बचे हैं तो आप 8,1 उसको लिख देंगे। इस तरह से पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं। अब आप जो है उपकोषों में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं, उसके लिए आप बाउस सिद्धांत, N+L रूल्स और पाउली अपवर्जन सिद्धांत, इन नियमों का प्रयोग करते हैं, हुंडे के नियमों का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम अगली जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।